नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह संधि का टॉपिक है। पिछली क्लास में हम स्वर संधि के विषय में चर्चा करे थे और स्वर संधि का जो भेद था पूर्व रूप, उसकी चर्चा पिछली क्लास में हम कर चुके हैं। आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम पूर्व रूप से आगे स्वर संधि के जो भेद बचे हुए हैं, जैसे पररूप संधि और प्रकृति भाव संधि, ये जो संधि है इनकी चर्चा करते हैं। और फिर उसके बाद में अपनी जो संधि स्टार्ट होगी वह हो गई व्यंजन संधि। तो चलिए समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। पररूप संधि, स्वर संधि का अगला भाग पररूप संधि। पररूप संधि, पररूप संधि की जो परिभाषा है वो ये है, एंगी पररूपम। ये पररूप संधि की परिभाषा है, एंगी पररूपम। एंगी पररूपम का अर्थ क्या है ये ध्यान दें। आद उपसर्गात एंगातो धातो परे, मतलब सीधा आप ये याद रखें, अवर्णांत। अवर्णांत का मतलब हो गया अवर्ण से अंत होने वाला। अवर्णांत उपसर्ग, अवर्णांत उपसर्ग के बाद एंगादि। एंगादि का मतलब है ए या ओ से शुरू होने वाली, ए या ओ से शुरू होने वाली। तो अवर्णांत उपसर्ग के बाद एंगादि मतलब ए या ओ से शुरू होने वाली धातु हो, तो दोनों वर्णों के स्थान पर पररूप एकादेश, दोनों वर्णों के स्थान पर पररूप एकादेश हो जाता है। जैसे मतलब ये जो अपने अर्थ निकालना है ना, इसका सीधी भाषा में शॉर्ट ट्रिक आप ऐसे क्या कहेंगे, उपसर्ग का तो क्या मिलेगा आपको, ए। उपसर्ग का ए होगा प्लस फिर या तो ए मिलेगा या फिर ओ मिलेगा। ए या ओ किसका होगा, धातु का। ए या ओ होना है धातु का। तो एज और ए ओ वर्दी संधि होती है ना, वर्दी संधि का अपवाद है ये संधि। तो उपसर्ग का तो मिलेगा ए और ए ओ मिलेगा किसका, धातु का। तब आप संधि करेंगे कौन सी, पररूप संधि। तब आप यहां पर संधि कर देंगे पररूप संधि। बस ये ध्यान रखना, यहाँ इसको आप इस तरीके से करेंगे पररूप संधि में। ठीक है भाई। तो सीधा सा अर्थ ये हो गया, उपसर्ग का तो आपको मिल जाए ए और फिर ए ओ मिल जाए यदि धातु का, तो सीधा आप वहां संधि कर देना। कौन सी संधि, पररूप संधि। ये आप इसकी पहचान कर लेंगे। अब इसके उदाहरण, जैसे उदाहरण आपके पास है प्रे प्लस एजते। प्रे प्लस एजते, प्रे उपसर्ग, प्रे में ए आ गया ना, तो उपसर्ग का तो ए आ गया और ए या ओ आ गया किसका, धातु का। सेवते वैसे एजते, तो यहां पर हो जाएगा रूप कौन सा, प्रेजते। पररूप का मतलब बाद वाला शेष रख लो, बाद वाला ए और ए में से ए रख लेंगे तो प्रेजते। दूसरा उदाहरण, जैसे आपके पास उप प्लस औषधि, ये उदाहरण आ गया उप प्लस औषधि। अब उप में भी उपसर्ग का ए आ गया, फिर औषधि, जैसे पठती करोती औषधि, तो ओ जो है वो धातु का आ गया। अब उपसर्ग का ए और ओ धातु का, तो ए और ओ दोनों मिलेंगे तो बाद वाला शेष रखेंगे। बाद वाला कौन सा है, ओ, तो ओ शेष रख लो और ओ शेष रखेंगे तो रूप बन जाएगा कौन सा,
उपोषती। कौन सा रूप हो जाएगा? उपोषती। तो इस तरीके से आप यहाँ पररूप संधि को पहचानेंगे। पररूप संधि का अर्थ हो गया कि उपसर्ग के ए के बाद ए या ओ से शुरू होने वाली धातु है तो वहां कौन सी संधि हो जाएगी? पररूप संधि होगी। ठीक है। इसके बाद पररूप का ही एक नियम और है जो कि आपके जो एग्जाम लगी हुई है आर-टेट की, उसमें प्रश्न भी आया था। पतंजलि शब्द दे करके उसका संधि विच्छेद पूछा था कि पतंजलि का संधि विच्छेद क्या है। अब वो तो संधि विच्छेद पूछा है, हो सकता है संधि का नाम पूछ ले। तो पतंजलि जो शब्द है उसमें भी पररूप संधि है। तो पररूप संधि का जो अगला नियम है अब उसकी चर्चा करते हैं। तो पररूप संधि का अगला नियम और वो ये है, सकंदवादिषु पररूपम वाच्यम। सकंदवादिषु पररूपम वाच्यम, ये पररूप संधि का दूसरा नियम है। इसकी चर्चा कहते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। यहां ये जो शब्द लिखा है सकंदवादिषु, इसका संधि विच्छेद ये होगा सकंधु धन आदिषु। सकंधु धन आदिषु, सकंधु आदि में, सकंधु आदि में पररूपम वाच्यम, पररूप कहनी चाहिए। तो सीधा अब इसका अर्थ क्या निकालेंगे आप? सकंधवादी गण। सकंधवादी गण का मतलब क्या? गण से तात्पर्य है समूह है। आदि का मतलब आरंभ और सकंदु का मतलब सकंदु। शब्दों का ऐसा समूह है जो सकंदु शब्द से आरंभ हो। शब्दों का ऐसा समूह है जो किससे आरंभ हो? सकंदु से। उस शब्दों के समूह का नाम हो गया सकंदवादी गण। तो सकंदवादी गण में पढ़े जाने वाले शब्दों में भी पररूप संधि होती है। सकंदवादी गण के जो शब्द पढ़े जाते हैं उनमें भी कौन सी संधि होती है? पररूप संधि। अब ये पररूप संधि होती कैसे है, पहले इसको समझ लो। अचो अंत्यादि टी, इससे होती है पररूप संधि। पहले अचो अंत्यादि टी से टी संज्ञा होगी, फिर टेर लोपे से लोप हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? सुनो, मैं उदाहरणों से समझा रहा हूं, उदाहरणों से समझ लेना, फिर समझ में जाए। एक दो उदाहरण मैं लिखता हूं, फिर आपसे पूछूंगा, आप इसको समझ जाओगे तो आसानी से उत्तर निकालेंगे। ध्यान देना। जैसे उदाहरण है आपके पास शक प्लस अंधु। दूसरा उदाहरण आ गया कर्क प्लस अंधु। तो प्लस का चिन्ह जो आ रहा है ना, समझना, ये जो प्लस का चिन्ह है, जो धन का चिन्ह है, जो संधि का चिन्ह है, उसके बाद वाले शब्द को नहीं देखना है, पहले वाले को देखना है। पहले वाले शब्द को आपको देखना है। अब पहले वाले में जैसे आ गया शक, कर्क, ऐसे ही शब्द आ गया कुल, फिर अटा, ठीक है। इसी प्रकार जैसे पतत, फिर आ गया अंजलि, है ना। इसी प्रकार उदाहरण जैसे मनस, ईसा, हल्ले, ईसा, यहां हलस की जगह हल पढ़ेंगे, यहां हल, हल ईसा, ठीक है। इसी प्रकार लांगल, ईसा, सार, अंग, सीम या सीमन, अंत। इसी प्रकार
अस्म, अंतक, मार्त और अंड। ये जो भी उदाहरण हैं, आप ये करना, इनमें जो प्लस का चिन्ह है उससे पहले वाले शब्द में हमें ढूंढना है। क्या ढूंढना है? अंत्य अच। अंत में जो भी अच है, व्यंजन की बात छोड़ो, जितने भी स्वर हैं उनमें लास्ट वाला स्वर ढूंढ लीजिए, और उस लास्ट स्वर के बाद में अगर व्यंजन है तो व्यंजन दोनों ढूंढ लेंगे, स्वर और व्यंजन दोनों ढूंढेंगे, और व्यंजन नहीं है तो केवल स्वर ढूंढ लो। कैसे? ऐसे देखो, शक लिखा है, शक में कितने स्वर हैं? 2 स्वर हैं। कैसे हैं? ऐसे हैं, से, ए, के और ए। ये हो गया। एक व्यंजन वाला उदाहरण लेते हैं, जैसे पतत वाला ले लेते हैं, पे, ए, ते, ए और ते, ऐसे हैं। अब ये 2 समझ लो, फिर सारे ही समझ में आ जाएंगे। आपको ढूंढना है अंत्य अच। अंत्य अच ढूंढ लीजिए। जैसे शक में 2 ए हैं, 2 अच हैं, तो आप अंत्य वाले को ढूंढेंगे, इसको। और पतत में भी 2 है ना, एक तो ये रहा और एक रहा, तो लास्ट वाले को ढूंढेंगे, इसको। तो अंत्य अच, और उसके बाद जो भी वर्ण समुदाय है, तो उसके बाद में यहां तो कुछ नहीं है, लेकिन यहां क्या है? तय। तो इसमें तो दोनों, और इसमें ये केवल एक। ऐसे वर्ण ढूंढने हैं, और ऐसे जो वर्ण होंगे उन्हीं वर्णों की हो जाएगी टी संज्ञा। तो अंत्य अच और उसके बाद में जो भी व्यंजन वर्ण है उन दोनों की टी संज्ञा। तो यहां पर शक में तो ये जो ए है इसकी टी संज्ञा होगी। तो शक में तो कौन सा आ गया? यहां तो शक में तो आप करेंगे ए, इसमें भी ए, इसमें ए, इसमें क्या हो गया? अत। ये पतत में से अत आ जाएगा ना, ठीक है। तो मनस में क्या आ जाएगा? यहां आप निकालेंगे अस, यहां अस आ जाएगा। हल में एर, लांगल में ए, सार में एर, सीम में ए, ऐसे निकालेंगे। तो अंत्य अच और उसके बाद में जो भी हल है उन दोनों वर्णों की कौन सी संज्ञा होगी? टी संज्ञा हो जाएगी। और जैसे ही टी संज्ञा होगी, टेर लोपे से उसका क्या कर देंगे? लोप। अब इसको ऐसे समझ लो, जैसे है शक प्लस अंधु, शक प्लस अंधु हो गया। अब इस क में जो ए है उसकी टी संज्ञा हो गई, उसका लोप हो गया, तो शेष क्या बच गया? शक। ए तो हट गया, लोप हो गया उसका, तो टी संज्ञा होकर। और फिर पर रूप में शेष क्या है? अंधु। अब इनको मिलाएंगे तो बाद वाला शेष रह गया, तो रूप बन गया अपना कौन सा? सकंधु। ये बन गया। पतंजलि में अपन ने क्या कहा था? पतत और उसके बाद अंजलि, ये है। अब इसमें अत जो है इसका तो क्या कर देंगे? लोप। लोप करने के बाद शेष बच गया सिर्फ पत, बाद वाले अत को तो हटा ही दिया, और इधर बच गया फिर अंजलि। अब रूप बन गया कौन सा? पतंजलि। ऐसे बना है। तो इन शब्दों में जो संधि होती है वो पररूप संधि मानी जाती है। और पररूप संधि होती कैसे है? पहले टी संज्ञा होती है अचो अंत्यादि टी से, और टेर लोपे से फिर उसका क्या हो जाता है? लोप। तो सीधा सीधा अर्थ आप ये ध्यान रख लीजिए, शकंदवादी गण के जो भी शब्द हैं उनमें भी कौन सी संधि मानी जाती है? पररूप संधि होती है। वो पररूप संधि आपको कि जिस तरीके से करनी है वो फिर अब इसके उदाहरण सीधे ही हम लिख लेते हैं। शकंधु, जैसे शक प्लस अंधु, ऐसे। कर्क प्लस अंधु, कुल, कुल प्लस अटा, पतत प्लस अंजलि, मनस प्लस ईसा, हल प्लस ईसा,
लांगल प्लस ईसा सार प्लस अंग है। सीम प्लस अंत है। इसी प्रकार अस्म प्लस अंतक है। मार्थ प्लस अंड है। ये इसके कुछ उदाहरण हैं और इन सब में संधि मानी गई है कौन सी? पररूप संधि। और पररूप संधि के अनुसार इनके रूप बनेंगे तो यहां तो बन जाएगा सकंधु, यहां बन जाएगा करकंधु, यहां बन जाएगा कुलटा, यहां बनेगा आपका पतंजलि। इसी प्रकार मनीषा, हलीसा, लांगलीसा, सारंग। इसका एक रूप और भी बन जाएगा सारांग। अगर सारांग बता दिया, यहां सारांग जो है उसमें तो है दीर्घ संधि और सारंग में है पररूप। सीमंत तो एक तो बन जाएगा सीमंत है और एक रूप और होगा इसका सीमांत है। और सीमांत हो गया तो संधि का नाम हो जाएगा कौन सा? दीर्घ संधि। सारंग है पशु पक्षिणों सारांगो अन्य, सीमंत है केशवेशु सीमांतो अन्य। इस रूप में तो बालों के अर्थ में तो सीमंत, पशु पक्षियों के अर्थ में सारंग और अन्य अर्थों में यहाँ सारांग और यहाँ सीमांत। सीमांत मतलब सीमाकांत, सरहद, ऐसे। इसी प्रकार अस्म प्लस अंत का है तो रूप बन जाएगा असमंत का है। इसी प्रकार मार्त प्लस अंड है तो रूप बन जाएगा मार्तंड है। इन सभी शब्दों में भी कौन सी संधि मानी गई है? पररूप संधि मानी गई है। तो ये हुई अपनी कौन सी? पररूप संधि। पररूप संधि को संक्षिप्त में एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले कहा एंगी पररूपम, अवर्णांत उपसर्ग के बाद एंगादि धातु हो तो दोनों वर्णों के स्थान पर पररूप संधि होती है। उदाहरण जैसे प्र प्लस एजते प्रेजते, उप प्लस ओस्ति उपोस्ति। फिर नंबर 2 पर अपन ने कहा शकंदवादी गण में जो भी शब्द पढ़े जाते हैं, शकंदवादी गण के जो शब्द हैं उन शब्दों में भी कौन सी संधि मानी जाती है? पररूप संधि मानी जाती है। पररूप संधि जो है वो यहाँ पर इस रूप में होगी शक प्लस अंधु शकंदु, कर्क प्लस अंधु करकंदु, कुल प्लस अटा कुलटा, पतत प्लस अंजलि पतंजलि, मनस प्लस ईसा मनीषा, हल प्लस ईसा हलीसा, लांगल प्लस ईसा लांगलिसा, सार प्लस अंग सारंग। और दूसरे अर्थों में सारांग। सारांग है तो दीर्घ संधि। सीम प्लस अंत से सीमंत और सीमांत। सीमंत में पररूप और सीमांत में दीर्घ। इसी प्रकार अस्म प्लस अंत का अस्मंत का और मार्त प्लस अंड मार्तंड। ठीक है, ये हुई अपनी कौन सी? पररूप संधि। अब स्वर संधि का जो अंतिम भेद है वह है प्रकृति भाव संधि। अब वैसे प्रकृति भाव के शायद आपके हो सकता है रीट में अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश है तो वहां से प्रश्न देखने को मिले या नहीं मिले, फिर भी चलो सामान्य सी चर्चा है उसकी कर लेते हैं प्रकृति भाव संधि की। अगला भेद है अपना प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव प्रकृति भाव संधि। और प्रकृति भाव जो संधि है, इस प्रकृति भाव संधि के 2 नियम हैं। दोनों नियमों की हम चर्चा कर लेते हैं। पहला नंबर 1 प्लुते प्रग्रिया अचि नित्यम।
प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम। इसका अर्थ क्या है वो सुने। सीधा सा अर्थ ये है, प्लुत स्वर या प्रगृह्य स्वर, प्लुत स्वर या प्रगृह्य स्वर के बाद कोई भी स्वर विद्यमान हो, कोई भी स्वर विद्यमान हो तो प्रकृति भाव संधि होती है। ये ध्यान रखना, प्लुत स्वर या प्रगृह्य स्वर के बाद कोई भी स्वर विद्यमान हो तो प्रकृति भाव संधि। अब प्रश्न जो है प्लुत स्वर जो है, सबसे पहले तो बात आ गई प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर तो कौन सा हो जाएगा, त्रिमात्रिक स्वर, जैसे ए, ई, या आप ऐसे कह दीजिए जैसे दीर्घ के साथ लिख दीजिए आ, ई, ऐसे त्रिमात्रिक जो स्वर हो गया वो तो कौन सा स्वर हो गया, प्लुत स्वर। फिर प्रगृह्य स्वर क्या है, प्रगृह्य स्वर जिसे हम प्रगृह्य संज्ञा कहें, ईदु दे द्विवचनम, ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम। ये प्रगृह्य संज्ञा सूत्र हो गया, या प्रगृह्य स्वरों के लिए भी परिभाषा आ गई, ईदु दे द्विवचनम। इसका अर्थ क्या है, द्विवचन के अंत में स्थित, द्विवचन के अंत में स्थित ई, उ अथवा ए, तीनों में से कोई सा भी आ जाए। ध्यान दे लेना कौन सा लिखा है मैंने, ई, उ, ए, तीनों दीर्घ हैं। सर ये तो दीर्घ आ गए तो फिर प्रगृह्य कब बोलेंगे, जब इन्हीं का प्रयोग कौन से वचन के अंत में हो रहा हो, द्विवचन के अंत में। तो आप सीधा शर्त निकालो, द्विवचन के अंत में स्थित, द्विवचनम, द्विवचन के अंत में ईत, ऊत, एत, ई, उ, ए, तो द्विवचन के अंत में स्थित ई, उ, ए की प्रगृह्य संज्ञा होती है। अतः ये स्वर प्रगृह्य स्वर कहलाते हैं। जैसे हरि, अब हरि के अंत में जो ई है, यहां पर ये जो ई आया है, इसी प्रकार गुरु, इसी प्रकार लते, ऐसे यहां पर उ आ गया, यहां पर क्या आया है, उ, और यहां पर क्या आ गया, ए, और ये किसमें है, द्विवचन के अंत में। तो द्विवचन के अंत में ई, उ, ए मिल जाए
वो प्रग्रहीय स्वर हैं। ठीक है, तो अब आपने ये जो नियम लिखा है इसका अर्थ ये हो गया, प्लुत स्वर, उसके बाद में क्या आ जाए, स्वर, तो संधि कर देना कौन सी, प्रकृति भाव। ठीक है, दूसरा प्रग्रहीय स्वर, और प्रग्रहीय स्वर का मतलब समझ जाना, द्विवचन के अंत में, आरंभ में नहीं, लास्ट में, द्विवचन के लास्ट में ई उ ए मिल जाए और फिर उसके बाद में कोई सा भी क्या आ जाए, स्वर, तो संधि फिर से हो जाएगी कौन सी, प्रकृति भाव। ठीक है ना, ये वाली संधि, ये है प्रकृति भाव का एक नियम। उदाहरण इसके जैसे कृष्ण, धन अत्र, राम धन आगच्छ, ऐसे। अब कृष्ण में नए में ए है, ए के साथ त्रिमात्रिक चिन्ह लगा, इसका मतलब प्लुत हो गया और फिर उसके बाद में स्वर आ गया, तो प्रकृति भाव। प्रकृति भाव का मतलब मूल स्थिति का ही रहना। पहली क्लास में जब हम संधि की पहचान करे थे तो प्रकृति भाव का नाम आया था, तब अपने का मूल स्थिति का ही रहना प्रकृति भाव होता है। तो यहाँ पर मूल स्थिति ही कर देंगे, और मूल स्थिति करेंगे तो रूप ये हो जाएगा, कृष्ण अत्र, दूसरा राम आगच्छ, ऐसे। पहली शर्त, प्लुत स्वर के बाद में कोई भी स्वर आ जाए, प्रकृति भाव संधि। दूसरी स्वर क्या है, प्रग्रहीय स्वर। ये तो प्लुत वाली बात आ गई। अब दूसरी बात करते हैं प्रग्रहीय के, जैसे हरि, ये द्विवचन का है, हरि, फिर उसके बाद में आपने कहा एतौ, हरि प्लस एतौ। अब देखो द्विवचन का ई है, उसके बाद में स्वर आ गया, तो प्रकृति भाव संधि, हरि एतौ। इसी प्रकार विष्णु, ये जो उ है वो भी द्विवचन का आ गया, विष्णु धन इमौ, तो रूप कर दो विष्णु इमौ। इसके बाद जैसे लते प्लस एते, लते में ए है वो द्विवचन का है, लता लते लता, रमा रमे रमा, ऐसे पढ़ते हैं रूप। तो लते एते, ऐसे कैसे, प्रकृति भाव संधि हो जाएगी। कवि प्लस अत्र, अब देखो कवि में जो इया है वो द्विवचन का है, तो कवि अत्र, ऐसे हो जाएगा, है ना। जैसे अपन ने कहा गुरु, बड़ा उ, गुरु प्लस आगच्छते हैं। अब गुरु में उ है तो वो बड़ा है तो द्विवचन का है, तो रूप करेगा यहां गुरु आगच्छते हैं, प्रकृति भाव संधि। ऐसे ही जैसे गंगे प्लस अमू, गंगे प्लस अमू, तो गंगे में ए आ गया, वो भी द्विवचन का है, और उसके बाद में स्वर आ गया, तो संधि कर देंगे प्रकृति भाव गंगे, गंगे अमू, ऐसे। तो ये प्रग्रहीय स्वर का मतलब हो गया, द्विवचन का ई उ ए मिले और उसके बाद कोई भी स्वर आ जाए तो आप वहां प्रकृति भाव संधि कर देंगे। तो यहां पर भी संधि है प्रकृति भाव, और यहाँ ये जो उदाहरण लास्ट में लिखे हैं वो भी कौन सी संधि है, प्रकृति भाव संधि है। तो प्रकृति भाव संधि का पहला नियम हो गया प्लुत प्रग्रह्य अचि नित्यम, अर्थात प्लुत स्वर या प्रग्रहीय स्वर के बाद में कोई भी स्वर आ जाए तो आप वहां प्रकृति भाव संधि करेंगे। ये संधि हो गई अपनी प्रकृति भाव का पहला। उसके बाद दूसरा नियम छोटा सा एक और है, प्रकृति भाव का दूसरा नियम है सरल सा, वो भी बता देता हूं। बाई चांस ऐसा कोई उदाहरण आपको उस गद्यांश पद्यांश में मिल जाए तो इसका दूसरा जो नियम है वो है
अदसो मात, ये वाला अदसो मात, ये है इसका दूसरा नियम। सरल सा ही है, कोई हार्ड नहीं है। अदसो मात का मतलब अदस्य शब्द के मकारांत ईदंत अथवा उदंत शब्द के बाद, अदस्य शब्द के, अदस्य सर्वनाम शब्द है, आपके रीट में तो नहीं है खैर, अदस्य सर्वनाम जो शब्द है उसके मकारांत ईदंत अथवा उदंत शब्दों के बाद में अगर कोई स्वर हो तो प्रकृति भाव संधि होती है। अब ये अदस का मकारांत ईदंत और उदंत, ये बात आगे समझ में नहीं आया कि सर ये तो बहुत हार्ड हो गया, तो इसको सीधी भाषा में आप ऐसे समझ लो, इसके दो रूप आते हैं, वो दोनों की चर्चा कर लेते हैं। तो आप सीधा सा अर्थ याद रख लीजिए, अदस शब्द, अदस शब्द के रूप। अब अदस शब्द के रूप कौन से होने चाहिए? अदस शब्द के जो आपको रूप मिलेंगे वो ये होंगे अमी अथवा अमू, दोनों में से कोई सा भी। अदस शब्द के रूप अमी अथवा अमू के बाद, इनको आपको ध्यान रखना है, अदस शब्द के रूप अमी अथवा अमू के बाद कोई भी स्वर विद्यमान हो तो, कोई भी स्वर विद्यमान हो तो प्रकृति भाव संधि होती है। ये हो गया। अदस शब्द के रूप अमी अथवा अमु के बाद कोई भी स्वर हो तो, कोई भी स्वर विद्यमान हो तो प्रकृति भाव संधि होती है। तो आपको सीधी सी जो पहचान बनाई अपन ने वो ये आई, अमी प्लस स्वर या अमु प्लस स्वर, दोनों की जगह संधि करनी है आपको कौन सी? प्रकृति भाव। ये प्रकृति भाव संधि होगी। अमी के बाद में स्वर आ जाए या अमु के बाद में स्वर आ जाए, आप वहां संधि करेंगे कौन सी? प्रकृति भाव। प्रकृति भाव संधि यहां हो जाएगी। अब प्रकृति भाव संधि होगी तो वो कैसे होगी सुनना, यहां अमी धन ईसा, उदाहरण इसका ये है अमी धन ईसा, एक उदाहरण तो ये आ गया इसका। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, अमी तो अमु, अमु धने आ गया आसाते, अमु धन आसाते, अमी धन ईसा, अमु धन आसाते, ये दो उदाहरण है। अब आपने ये कहा था अमी के बाद में कोई भी स्वर आ जाए तो प्रकृति भाव संधि करनी है, और अमु के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो भी प्रकृति भाव संधि करेंगे। और जैसे ही प्रकृति भाव करेंगे तो सेम स्थिति बन जाएगी। तो यहां तो रूप हो जाएगा अमी ईसा, दीर्घ संधि का सा नियम दिखाई दे रहा है ना, ई के बाद में ई आ गया, नदी प्लस ईस से नदीस बनता है, तो क्या ई के बाद ई आ गया तो दीर्घ संधि? तो नहीं, ये ध्यान रखेंगे ये दो रूप आ जाए आपके, आप में इन दोनों में से कोई सा मिल जाए, अमी और अमु मिल जाए, अमी या अमु, फिर बाद में कोई सा भी स्वर आ जाए, प्रकृति भाव संधि हो जाएगी। तो इसका रूप करेंगे तो क्या बन जाएगा? अमु आसाते, ऐसे इसका रूप होगा। ये हो गई अपनी कौन सी? प्रकृति भाव संधि। ठीक है, तो प्रकृति भाव संधि को वापस से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले कहा प्लुत प्रग्रिया अचि नित्यम, प्लुत स्वर अथवा प्रग्रिय स्वर के बाद में कोई भी स्वर आ जाए, प्लुत स्वर अथवा प्रग्रिय स्वर के बाद कोई भी स्वर हो तो प्रकृति भाव संधि होगी। प्लुत स्वर का मतलब तो त्रिमात्रिक स्वर है, और प्रग्रिय स्वर का मतलब है द्विवचन के अंत में स्थित ई उ ए, वो प्रग्रिय स्वर होंगे। और फिर इनके बाद में अगर कोई भी स्वर आता है, इनके बाद कोई भी स्वर आता है, जैसे प्लुत स्वर के बाद स्वर है तो प्रकृति भाव हो जाएगी, प्रग्रिय स्वर के बाद में स्वर आ जाए तो भी प्रकृति भाव। उदाहरण आपके सामने लिखे हैं। ठीक है, दूसरा जो नियम था अपना, इसका दूसरा नियम जो है वो ये है अदसोमात। अपन ने दूसरे नियम की बात की, ये अदसोमात है। अदस शब्द के रूप आपको अमी और अमु ढूंढने हैं, इनके बाद में कोई भी स्वर आ जाए तो आप प्रकृति भाव संधि करेंगे। उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो अपनी संधि हुई स्वर संधि वो कंप्लीट होती है। अब व्यंजन संधि और विसर्ग संधि जो है उनकी चर्चा है हम संधि के अगली कक्षा में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।